हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। फिज़िक्स में जो है वर्क किसको कहते हैं। वर्क फिज़िक्स के अंदर हम किसी भी ऐसे फिनोमेना को डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है फोर्स अप्लाई करने के बाद। या आप नॉर्मली अपनी लाइफ के अंदर जब सोचते हैं तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसे हम वर्क कह रहे होते हैं। जिस तरह हमने कुछ अभी मैंने ये यहाँ पर ये वर्क लफ्ज़ लिखा है तो इसको भी मैं कहूँगा कि मैंने एक वर्क किया है, यहाँ पर काम किया ये लफ्ज़ लिखा है। या मैंने इसको मूव कर दिया, इसको मूव नहीं किया मैंने खाली ये पेन यहाँ उठा के रख दिया, ये उठा लिया, ये भी वर्क है। लेकिन फिज़िक्स के अंदर वर्क किसको कहते हैं उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। फिज़िक्स के अंदर वर्क उसको कहते हैं जब एक बॉडी है, एक बॉडी कंसिडर करते हैं हम, और ये एक सरफेस के ऊपर अज्यूम करते हैं पड़ी हुई है। ये बीच में गैप शो हो रहा है, आप अज्यूम करें पड़ी हुई है, सरफेस के ऊपर ही टच कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ मैं, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इस डायरेक्शन में। अब ये बॉडी, अभी मैंने फोर्स इतनी अप्लाई नहीं की कि ये इसके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम कर सके। तो ये बॉडी मेरी जो है वो मूव नहीं करेगी, ये इसी जगह पर पड़ी रहेगी। तो ये मेरी फोर्स अप्लाई करने से जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर रही, मैं कोई कोई वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर। फिजिक्स जो वर्क का कॉन्सेप्ट है उसमें आपकी बॉडी को मूव करना लाजमी है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आ गई, बॉडी का मूव करना लाजमी है। लेकिन अभी भी ये हमारी कंडीशन जो है वर्क की पूरी नहीं हुई। सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन ये है, सेकंड लिमिटेशन को डिस्कस करने के आप अज्यूम करें कि ये एक आदमी है, ये जा रहा है चलता हुआ इस डायरेक्शन में, और इसने अपने हाथ में एक कोई ब्रीफ केस कैरी किया हुआ है। इस ब्रीफ केस का एक वेट है जो नीचे एक्ट कर रहा है। तो इस बंदे ने इस ब्रीफ केस को उठाने के अंदर कोई वर्क नहीं किया। हालांकि वो बंदा जो है ये ब्रीफ केस उठाकर अपने साथ मूव करता हुआ राइट पर जा रहा है, लेकिन इस ब्रीफ केस के ऊपर जो उसने फोर्स लगाई हुई है वो किस डायरेक्शन में लगाई हुई है? उसके वेट के ऑपोजिट। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो सेकंड लिमिटेशन आ जाती है, या सेकंड आप कहें, सॉरी लिमिटेशन नहीं कहेंगे इसे, तो हम कहेंगे सेकंड कंडीशन आ जाती है जो है डायरेक्शन की। डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम डिफाइन करते हैं वर्क क्या होता है। हम कहते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी ने फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना है, मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ और बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, तब मैंने अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो है इसके ऊपर वर्क किया है। अगर मैं इसकी अपनी फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है किसी वजह से, या फिर बॉडी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर जाती है किसी भी वजह से, सपोज यहाँ पर कोई गैप था या कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बॉडी मूव नहीं कर रही, तो फिर हमारा जो है वो वर्क कंसिडर नहीं होगा। तो मैथमेटिकली जो है हम इसको लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। एस जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको एस कह लें या फिर डी कह लें, आपकी मर्जी है। बस बेसिकली मतलब ये है कि जितना बॉडी मूव करेगी ना, जितनी डिस्टेंस मूव करेगी, वो मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास आ जाता है वर्क। लेकिन अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जो है हमारी जिस डायरेक्शन में लग रही है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे। या जिस तरह मैंने आपको ये केस बताया था, जिस केस में हमारा जो था वर्क वो ज़ीरो था। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक्सट्रीम केसेस ही हों, या ये केस है या ये केस है। कोई हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी हो सकती है फोर्स की, और बॉडी उस इंटरमीडिएट किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। अब इससे मेरा क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जैसे ये एक बॉडी मेरे पास पड़ी हुई है एक सरफेस के ऊपर, और इसके ऊपर मैं इतनी फोर्स लगाता हूँ कि ये बॉडी जो है फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाती है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है। लेकिन मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगाई। फोर्स अब मैंने किस डायरेक्शन में लगाई हुई है? फोर्स मैंने लगाई हुई है इस डायरेक्शन में। अब अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है तो आपको पता है कि अगर बॉडी के वेट से कम मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगाई है, या आप कहेंगे कि इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो मैंने इस बॉडी के वेट से जो है वो कम है, तो ये बॉडी लिफ्ट नहीं होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है ये इसका फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क होगा वो ये नहीं होगा। इस केस में हमारे पास वर्क क्या होगा? इस केस में हम कहेंगे वर्क जो है वो है फोर्स टाइम्स एस। तो है, लेकिन एस का कौन सा कंपोनेंट है? एस का ये वाला कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अगर हम कहें ये एट एंगल थीटा एक्ट कर रही है, लेकिन एस का वो वाला कंपोनेंट हमारे पास आएगा जो
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अगर ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है तो ये डायरेक्शन, ये वेक्टर जो हमारे पास कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा ये वाला कंपोनेंट फोर्स का, जो कि है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स टाइम्स एस तो आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है एफ का कौन सा कंपोनेंट आएगा, जो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो वो कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास, वो कंपोनेंट है एफ टाइम्स कॉस थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एफ टाइम्स एस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास अब जनरल फॉर्मूला है वर्क का। जब भी हमारे पास कोई भी फोर्स किसी भी एंगल थीटा के ऊपर एक्ट कर रही है और हमारी बॉडी जो है वो एस डिस्टेंस मूव कर रही है, तो हमारे पास एफ एस कॉस थीटा जो है वो वर्क देगा हमें। अब इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं एज अ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट टाइम्स कॉस थीटा ऑफ दैट, कॉस ऑफ दैट एंगल। तो ये इस तरह हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं। किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स निकालने के लिए ना आप जो उसके अंदर बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उनको आप मैनिपुलेट करेंगे तो आप आराम से उन यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास क्या था वर्क, वर्क था हमारे पास एफ टी कॉस थीटा, या आप एफ एस कह लें, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो आपको पता है कि यूनिटलेस होता है, तो एफ एंड डी की यूनिट्स हम ले लेते हैं। एफ के हमारे पास फोर्स है, फोर्स होती है न्यूटन, न्यूटन मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ हमारे पास आ गया डी, डी क्या है, डी है हमारे पास डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट्स हमारे पास हो जाते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, यानी हमारे पास फोर्स का न्यूटन आ गया और डिस्टेंस का मीटर आ गया। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जूल्स। तो ये जूल जो है हमारे पास ये एनर्जी का यूनिट होता है, ये अब हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। 1 जूल हमारे पास होता है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल। तो बेसिकली हमारे पास जो भी वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर होता है, इसलिए हमारे पास वर्क का यूनिट जो है वो एनर्जी का यूनिट है। तो 1 जूल जो है हमारे पास वो वर्क है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक बॉडी के ऊपर 1 जूल का वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तब हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी या हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, या वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन वेस्ट हो रही है या इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो डिसिपेट हो रही है। टोटल एनर्जी जो भी ट्रांसफॉर्म हो रही है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, व्हेन वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स एंड द बॉडी मूव्स 1 मीटर, तो वो हमारे पास होगी 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।